बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। APL न्यूज़ की स्क्रीन के साथ मैं हूं असगर अली। आज हम आपको ये बताएंगे कि वादिय कैलाश में जो लोग जाते हैं वो शायद ये सोच लेके जाते हैं कि वहाँ पे लड़कियां भागकर शादी करती हैं या वहाँ पे लड़कियों को भगाया जाता है या वहाँ पे शराब है, आम चलती है, मतलब शराब पीने के लिए ये वो, या फिर वहाँ पे मतलब इस तरह के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे हमें देखने को तो मिलती हैं। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनमें से हकीकत कुछ और होती है और यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग अपनी वीडियो वायरल करने के लिए या अपने आप को वो जो है ना वायरल करने के लिए कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लवर चतराल वादिय कैलाश के फ़तेहुल्लाह भाई। तो ये हकीकत हम फ़तेहुल्लाह से जानेंगे कि वहाँ पे क्या माहौल है या किस तरह है। चंद दिन पहले मैं भी मंडी बहाउद्दीन सेंट्रल पंजाब तहसील फालिया से बाइक पे सफ़र करके वादिय कैलाश पहुँचा चतराल में। तो जो मैं भी यहाँ पे सुनता था या देखता था तो उस तरह की मुझे तो वहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वहाँ पे ये लोग बहुत मोहब्बत रखने वाले हैं, बहुत मेहमान नवाज़ लोग हैं। ये बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया, इज़्ज़त दिया। तो ये वहाँ के इलाके में जो हकीकत है वो फ़तेहुल्लाह से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फ़तेहुल्लाह, आपने मेरी गुफ्तगू तो सुनी है। तो जिस तरह मतलब ये कहा जाता है कि कैलाश वैली में लड़कियां भाग के शादी करती हैं या ज़िना है या फिर जो है शराब आम है ये वो, आप हमें पूरी हकीकत के साथ वहाँ के बारे में ना आगाह करें हमारे नाजरीन को। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बात करने का मौका फ़राहम किया। तो जहाँ तक ये सवाल है कि वादी कैलाश में एक तो लड़कियों को भगाकर शादी किया जाता है, उसके अलावा ज़िना और शराब का भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना हमें बताया जाता है और लोग ये महसूस करते हैं कि यार यहाँ पे फाहिश का कोई आड़ा है और लोग वहाँ आते हैं और वहाँ आने के बाद वो मायूसी का शिकार होते हैं और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि यार हमने यहाँ पे आना ही नहीं था, वैसे हमने अपना जो है टाइम ज़ाया किया, अपना पैसा ज़ाया किया। तो हकीकत उसकी कुछ यूँ है कि जो कैलाश के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पे कैलाश लड़कियाँ भागकर शादी करते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि किसी भी लड़की को आप उठाकर भगा के ले सकते हैं। उसका मतलब ये है कि कैलाश मज़हब और कैलाश बरदरी के अंदर इस चीज़ की इजाज़त मौजूद है कि एक लड़की एक लड़के को पसंद करने के बाद वो शादी करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि आप किसी की बेटी को उठा के या किसी की बहन को उठा के भगाकर लेके जाते हैं और ये भी नहीं होता कि आप उसको उठा के कहीं पे भी ले जाते हैं। कैलाश के अंदर ये है कि वहाँ पे अगर कोई लड़का और लड़की शादी करता है तो उसके मुताबिक वहाँ पे पहले से उनका जो मामला है वो तय पाता है। वो पहले से एक-दूसरे को जानते हैं, उनके जो एहसासात और ख़्वाहिशात होते हैं वो एक-दूसरे से मैच करते हैं या उनके अपने आपस में जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत पहले से आपस में होता है। तो उसके बाद ये करते हैं कि वो इन दिनों जब ये फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो वो शादी करने का पाबंद तो नहीं होते, वो वैसे ये कि खुशी को दुबाला करने के लिए फेस्टिवल के दिनों शादी करते हैं। उसमें भी ये है कि वो पसंद से अपने घर लेके जाता है, भगा कर के दूसरे शहरों पे नहीं लेके जा सकता है। उसके अलावा जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए अगर मैं बताता चलूँ तो उसके लिए ये है कि अगर कैलाश लड़की इस्लाम कबूल करती है तो फिर ठीक है, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं और अगर वो नहीं कर रही है तो किसी भी मुस्लिम के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको उठा के ले जाए या उसके साथ शादी करे। नहीं मतलब ये है ना कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वो इस्लाम कैलाश लड़की इस्लाम कबूल करती है तो मुस्लिम शादी, ये तो ज़ाहिर बात है। अगर कोई मुसलमान लड़की की आपस में मुसलमान लड़का या कैलाश की लड़की जो है उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, सोशल मीडिया वाले से हो जाती है या वहाँ पे जाके हो जाती है, वो एक दूसरे को प्रपोज़ कर लेते हैं, एक दूसरे को मना लेते हैं, तो फिर तो उनकी वो सुलह सुलही अगर हो जाती है तो क्या वो लड़की उस लड़के के साथ अगर वो कहता है कि आप मेरे साथ शादी करो या आप मेरे साथ पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी इलाके से वो बंदा गया हुआ है, तो क्या वो उसके लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगी उसके साथ? उसमें ये कि ना कि ये तमाम चीज़ें जो हैं कैलाश में ना ख़वातीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। उनको इख्तियार ये हासिल है कि वो अपना फ़ैसला जो है वो ख़ुद कर सकती हैं। अगर वो ये समझती हैं कि यार मैंने इस्लाम कबूल करना है या मैंने दूसरे मसाइब पे जाना है तो वो उनके पास इख्तियार है, वो उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ भी शादी
कर सकती है, उनके पास कोई इख्तियार जो मौजूद हो, तो वो खामखा ये तो नहीं होता कि वो इस्तेमाल ना करे, वो इस्तेमाल कर सकती है। अगर कोई लड़की किसी के मुस्लिम लड़के के साथ उनका बाहमी ताल्लुक़ मज़बूत हो और वो एक दूसरे को चाहते हैं और उनके आपस में जो मामलात हैं वो अगर ठीक हैं, तो वो शादी कर सकते हैं। उसमें ये है कि पहले लड़की को इस्लाम कबूल करना होगा, उसके बाद जो लड़का है वो उसको लेके अपने घर लेके आएगा। उसके बाद जो है ना उनके वालिदैन की तरफ से या कोई इनके रिश्तेदार की तरफ से उनके दरमियान कोई ना कोई राब्ता होगा। ख़ासकर कैलाश मतलब लड़की जो है वो अपने घर में राब्ता अपने हस्बैंड से खुद करवाएगी, या लड़की खुद अपने घर राब्ता करेगी कि मैं अब फ़लाँ बंदे के साथ फ़लाँ घर पे फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में या फ़लाँ सिटी में या फ़लाँ गांव में मैं पहुंच चुकी हूँ। नहीं, उसमें ये कि ना अगर कैलाश के अंदर ख़ुद शादी करते हैं या कैलाश गाँव के अंदर करते हैं, तो वहाँ पे जो उनके रिश्तेदार हैं उनको पता होता है कि अभी उन्होंने शादी किया हुआ है, वो साहब के सामने, या मतलब ये है कि वहाँ पे अगर वो कोई शादी करते हैं या फेस्टिवल के दौरान या आम दिनों में करते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि उनके जो रिश्तेदार वगैरह उनको पता होता है कि यार ये अभी शादी कर रहे हैं, तो सबको पता है। उसके बाद उनके वालिदैन को पता चलता है, उसके बाद वालिदैन की तरफ से लोग आते हैं, पूछते हैं कि यार आपको किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं उठाया है, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हुआ है, अगर आप खुशी के साथ आए हैं तो ठीक है। उसके बाद उनके जो आपस में मामलात हैं वो दुरुस्त करते हैं। वो ये कि कोई निकाह का एक तरीका होता है, वहाँ पे वो तहरीरी नहीं होता, वो ज़बानी होता है। उसके अलावा वहाँ पे बकरा ज़बह करके वो उनके ऊपर खून नहीं छिड़का नहीं, ये जाता खून है। छड़का ये क्लास शादी की बात आप कर रहे हैं या मैं मुस्लिम की? दोनों का कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुनें। वहाँ पे कैलाश की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये है कि ना अगर कोई कैलाशी लड़की किसी कैलाश के साथ शादी करता है, तो उसके बाद उनके घर से लोग जाते हैं, उनके वालिदैन जाते हैं या कोई भाई वगैरह जो भी हो ना, वो जाके ना पूछते हैं कि यार आपके साथ कोई ज़बरदस्ती वगैरह तो नहीं हुआ है। उसके बाद ये करते हैं कि उनके आपस में निकाह किया जाता है। निकाह का जो तरीका है वो ये है कि वहाँ पे बकरा ज़बह करते हैं, उसकी जो खून है ना उसको। बकरा कौन ज़बह करेगा, मतलब मुसलमान करेगा या क्लाश खुद करेंगे? नहीं, मैं कैलाश की बात कर रहा हूँ ना, ये कैलाश में इस तरह हो रहा है। जहाँ तक इस्लाम की बात है, तो इस्लाम में ये है कि ना इस्लाम के जो शरीयत में चीज़ें हैं वो ही फ़ॉलो करेंगे। इसमें अगर निकाह की तरीक़ाकार तहरीरी है तो वो भी करेंगे, और उसके अलावा ज़बानी भी शरीयत का एक तरीका है वो भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो कवानीन हैं मुल्क में वो ये है कि आप क्या निकाह ख़ान के पास जाएँगे, उनसे निकाह करवाएँगे, उसके बाद ये सारे मामलात जो है ना वो शादी के वो दुरुस्त हो जाएँगे। उसके बाद ये कि कैलाश में अक्सर यही होता है कि अगर किसी की बेटी ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी की हुआ है, तो उनके दरमियान ये होता है कि ताल्लुक़ जो है ना वो ख़राब हो जाता है, उनके दरमियान दूरियां पैदा होता है। उस सूरत में ये होता है कि वो लड़का जो है ना जिसने उसके साथ शादी की है, मुस्लिम लड़का, वो अपने तरफ से लोगों को भेजेगा, उनको मनाएगा। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, उनके दरमियान जो ताल्लुकात है, बाहमी ताल्लुकात, वो फिर से शुरू हो जाएँगे। उनके दरमियान जो है ना जो ज़िंदगी के मामूल के मुताबिक जो मामलात है वो दुरुस्त हो जाएँगे। अगर वो नहीं मानते और वो ये कह रहे हैं कि यार हमने अपनी बेटी को वापस घर नहीं लेके आना है, इसने इस्लाम कबूल किया, तो इस तरह सूरत-ए-हाल भी पैदा होते हैं कि जब कोई लड़की इस्लाम कबूल करती है तो उसको घर आने की इजाज़त नहीं होती है। कई महीनों तक, कई सालों तक वो अपने जो शौहर हैं उनके पास रहती हैं। तो इस तरह अगर कोई कैलाश लड़का भी इस्लाम कबूल करता है, उसके लिए भी ये है कि वो काफ़ी अर्से तक ये बाहर रहते हैं, घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कम ऐसे घराने होते हैं वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये जो शादी के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो इसमें भी ये है कि कैलाश मज़हब की तरफ से या कैलाश बरदरी की तरफ से किसी को इजाज़त दी है कि वो इस्लाम कबूल करे। ये उसकी अपनी मर्ज़ी, अगर वो करती हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद शादी करती है, तो ये उनका अपना मर्ज़ी है, इसमें कोई ख़ानदान वाले अमल दख़ल नहीं करते। मतलब कि एक लड़का अगर पहले क्लाश मज़हब से तल्लक़ रखता है, वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, किसी मुसलमान लड़की के साथ शादी करने के लिए किया, या फिर उसने वैसे ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना, क्योंकि आपने कहा ना कि क्लाश मज़हब में जो है वो मतलब हर बंदा खुद मुख्तार है, वो अपने लिए फ़ैसला कर सकता है। तो अगर एक लड़का मुसलमान हो जाता है, इस्लाम कबूल करता है, तो क्या उसके घर वाले उसको घर से निकाल देंगे, या कि वो क्या तरीक़ाकार है? उसमें अगर किसी लड़के की हद तक बात है, तो वो ये है कि अगर कोई लड़का इस्लाम कबूल करता है तो उसके मुख्तलिफ़ सूरत हाल हो सकते हैं। एक तो ये है कि बंदा अगर कोई स्टडी कर रहा है या कोई रिसर्च करके ना वो समझते हैं कि यार इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, तो हमने इसको फ़ॉलो किया हुआ है या हमने इस पे अमल दरामद करना है, तो वो इस्लाम कबूल करेगा। उसके अलावा अभी तक ये तो नहीं हुआ कि किसी ने किसी लड़की के खातिर इस्लाम कबूल किया हो। चंद एक दो इस तरह वाक़यात अगर हुए भी है ना, तो वो इस्लाम पे मुकम्मल तौर पर अमल
माल दरामद करते हैं। अगर इस सूरत में कोई लड़का अपने मज़हब को छोड़ता है या अपने बरदरी को छोड़ता है तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल तरीन लम्हा होता है। वो घर नहीं जा सकते, अपने मुआशरे में किसी से वो मुलाकात नहीं कर सकता, किसी से वो मिल नहीं सकता। मुआशरे में ना उसके साथ दोहरा मेयार रखा जाता है। ना इस्लाम जो इस्लाम के मानने वाले हैं या जो पहले से मुस्लिम हैं, वो भी इस तरह उनके साथ नहीं खड़े होते हैं जिस तरह खड़ा होना चाहिए। उसके अलावा उनके घर वाले जो कैलाशी हैं, वो ये समझते हैं कि यार इसने इस्लाम कबूल किया तो अब इसने हमारे साथ नहीं रहना है। उसमें बहुत सारे मामलात हैं, जिस तरह हलाल और हराम का जो कंसेप्ट है वो भी वहाँ पे पूरे नहीं होते, तो घरों में ये होता है कि परेशानियाँ पैदा होती हैं। इस वजह से घर वाले आसानी से उसको घर जाने की इजाज़त नहीं देते। कम से कम बंदा अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर वाले अगर हमदर्द भी बने ना, कम से कम 3 से 4 महीने लगता है अपने वालिदैन को मनाने में, अपने रिश्तेदारों को मनाने में। तो ये बहुत मुश्किल लम्हा होता है किसी भी कैलाश लड़के के लिए अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो। ठीक है। तो इसके अलावा जो मतलब वहाँ पे मेन इश्यूज़ हैं, अगर यहाँ से बंदा अभी देखें ना, आपने कितनी तफसील के साथ अपने इलाके के बारे में, अपने इलाके के लोगों के बारे में आपने हमारे नाजरीन को जो है आगाह किया है। तो जो रोड का ट्रैवलिंग का हिसाब है, मैं तो यहाँ से गया था रावलपिंडी से, जब आप आगे चलते हैं तो आपको 400 किलोमीटर फासले पे आता है चित्राल। चित्राल से तकरीबन 18 या 15 किलोमीटर पीछे आ जाता है अयून स्टॉप। अयून से आपने लेफ़्ट नीचे उतर जाना है, जो जा रहा रास्ता कैलाश वैली की तरफ। हाँ, हाँ। तो जो वहाँ से अयून से लेकर कैलाश वैली तक दरमियानी रास्ता है ना, वो सड़क बनती है तकरीबन 6 किलोमीटर जाके, वहाँ से आप तकरीबन 8 किलोमीटर लेफ़्ट हो जाते हैं तो आप चले जाते हैं बम्बू रेत। अगर आप वहाँ से 6 किलोमीटर राइट साइड पे चले जाते हैं तो आप चले जाते हैं बम्बोर रंबोर। तो ये जो रास्ता है, ये मैंने तो देखा वहाँ पे ना कोई सरकारी तौर पे मैंने देखा कि मतलब उस पर कोई रोड पे काम हो रहा है या रोड अच्छी बन रही है या रोड होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या बताएं, क्या वो रोड बन रही है या बनेगी, या कि आप जब से देख रहे हैं या आपके जो बड़े देख रहे हैं इसी तरह देख रहे हैं? इसका मसला ये कि ना जहाँ पे अगर आपके पास कोई इशू हो ना, मसलन ये कि अगर आप घर में ना कोई बच्चा है, आपका कोई बच्चा है ना, उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो किस तरीके से आपसे पैसे ले रहा है। तो वो ये समझेगा कि यार इस मसले को हल नहीं करना, बस अब उससे पैसे लेना है, ये मसला हल ना हो जाए। तो ये भी यही सूरत हाल है कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं जो इस हवाले से काम कर सकते हैं, वो बैरूनी भी फ़ंड लेते हैं। अगर कोई इस तरह के फ़ंड आते हैं, वो कहते हैं कि यार हम कैलाश में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि वादी कैलाश जो है ना वो एक शोकेस की तरह है, उसको दिखाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। चाहे वहाँ पे मुस्लिम रिहाइश पज़ीर हों, चाहे कैलाशी हों, सिर्फ़ कैलाश के नाम पे जहाँ पे फ़ंडिंग वगैरह होती है वो इस्तेमाल होते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ औक़ात में ना एनजीओज़ ने भी साथ दिया हुआ है, सरकार ने भी किया, मगर अब तक वो मसला हल नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि ना वो एक ऐसी चीज़ है कि उसके ज़रिए से पैसे की आमद होती है, लोगों को दिखाकर पैसे लिए जाता है कि हम वहाँ पे मरम्मत का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अगर एक मसले का हल ही समझ में नहीं आता कि यार कैसे इस मसले को हल किया जाए, तो उसका हल है, अगर आपको पता है कि इस मसले को हल नहीं करना है, इसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, तो उसको हल करने वाले नहीं होंगे। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। अगर बात करें इस रोड की, तो यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक कोई वहाँ पे पक्का रोड नहीं है, वही कच्चा रोड है। उस पे कभी मरम्मत का काम होता है, कभी नहीं होता है। जब सैलाब आते हैं तो वो बह जाते हैं। इस तरह सूरत हाल है वहाँ पे। गाड़ियाँ, अगर कोई अपना गाड़ी हो, मुकामी किसी बंदे का हो, तो उसका ख़र्चा भी ज़्यादा है। अगर बाइक हो तो उसका भी ख़र्चा, नहीं, और सुकून। अयून से बम्बुरेत तक या रंबोर तक, अगर कोई बंदा पंजाब से जा रहा है या जिस इलाके से भी कोई जा रहा है, इस तो तरफ आ जाए। जब वहाँ पे पहुँचेगा अयून में, तो अयून जाकर जो नीचे जो लोकल ट्रैवलिंग बनती है उसकी 13 किलोमीटर ना, हाँ, हाँ। तो वो 13 किलोमीटर का वहाँ पे टैक्सी का बंदोबस्त है, या कि गाड़ी छोटी या बड़ी आप रेंट पे ले सकते हैं, या लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है अयून से लेकर कैलाश वैली तक? नहीं, एक तो ये कि ना आपने बात मुकम्मल करने नहीं दी रोड के हवाले से। रोड पे अभी काम जारी है, वहाँ पे काम हो रहा है, मगर उसका हल यही कि ना उसमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम हो तो वो रोड बन सकता है, उसमें मसाइल नहीं हो सकते। जहाँ तक आपने अभी जो सवाल पूछा है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त है, तो आप चित्राल से भी कर सकते हैं, अयोन से भी कर सकते हैं। वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी है और आप स्पेशल करके भी जा सकते हैं। आप लोकल किसी ट्रांसपोर्ट किराया कितना है तकरीबन अयून से कैलाश वैली का?
उसमें ना तब्दीली आता रहता है उसका पेट्रोल का, वो जब रेट बढ़ता है तो उसकी किराया जो है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, अगर कम होती है तो कम होती है, उसमें 50 या 100 का फ़र्क होता है। आजकल जो किराए वहाँ पे चल रहे हैं आयोन से कैलाश का, वो तकरीबन 300 रुपये चल रहा है, और चतराल से कैलाश चाहे आप बमरैत जाएँ, चाहे रंबोर जाएँ, चाहे बिरीर जाएँ, 500 रुपये, और आयोन से बिरीर भी 300 है, और बमरैत भी 300, और रंबोर भी 300, और आते हुए भी यही सिलसिला है। बाकी अगर आप स्पेशल करते हैं तो वो उस ड्राइवर पे डिपेंड करता है उसने क्या कुछ लेना है। उसमें कम से कम अगर किसी कार या किसी वोगे टाइप के जो गाड़ियाँ होते हैं उसको अगर आप बुक करते हैं, उसमें ये कि कम से कम 6 बंदे होते हैं, तो वो 6 बंदों का पैसा भी लेता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी लेता है। इस तरह वो स्पेशल में आपके साथ वो आने के लिए तैयार होता है, उसमें आपको वो वक़्त देता है, सारा कुछ जो है ना वो अपने हिसाब से आपसे लेता है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि इतना ले रहे हैं। तो वादिया कैलाश के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं अंदरून मुल्क या बाहर से, तो क्या उनके लिए वहाँ पे रिहाइश के कोई बंदोबस्त होते हैं, इसमें ये कि ना कैलाश मतलब वो, किराए पे? हाँ, कैलाश में ना ये जो आप कह रहे हैं कि किराए के रिहाइश तो वहाँ पे नहीं मिलते हैं। अगर जो बैरूनी सयाह आते हैं उनको घरों में गेस्ट हाउस के अंदर मिल जाता है, चाहे वो 1 महीने के लिए रह रहा हो, चाहे वो 2 महीने के लिए, उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं। ख़ासकर जो हमारे पाकिस्तानी होते हैं उन्होंने एक अपना एक तरीका बनाया हुआ है, ख़ुद को उन्होंने पता नहीं अपनी जो वैल्यू है ना उसको कम किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि वहाँ आकर वो गंद फैलाते हैं और तरह-तरह के वो सोशल मीडिया पे डालते हैं या उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। इस वजह से उनको गेस्ट हाउस के अंदर इजाज़त नहीं है। बहरहाल अगर वो होटल में रिहाइश इख्तियार करें तो उनको मिलता है, चाहे 2 महीने की हो या 3 महीने की हो, चाहे 4 महीने की हो। होटल में थोड़ा महँगा है, कोई घर देने के लिए तैयार नहीं होता किसी भी पाकिस्तानी को, क्योंकि इसकी यही वजह है कि हम पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाते हैं लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, गंद फैलाते हैं, तो इस वजह से हम खुद एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं। जहाँ तक जो बैरूनी सयाह होते हैं, गैर मुल्की सयाह होते हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। वो किसी के ऊपर ना तो ज़ुल्म करते हैं, ना उनके लिए परेशानियाँ पैदा करते हैं। वो साफ़ और सुथरे माहौल को पसंद करते हैं, दूसरों के लिए भी वो गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो यही वजह है कि उनको घर के अंदर और घर के अंदर ही उनको रिहाइश मिल जाती है। बाकी जो पाकिस्तानी हैं उनको ये है कि या तो किसी मार्केट के अंदर दुकान में वो ले सकता है, दुकान के अंदर अपना सेटअप बना सकता है, वो वहाँ पे रह सकता है, या अगर वो होटल में रहना चाहे तो वो है। बाकी जो आम सयाह वहाँ पे आते हैं 1-2 दिन के लिए या 1 हफ़्ते के लिए आते हैं, वो अक्सर जो है वो होटल में रहते हैं। जो गैर मुल्की हैं वो गेस्ट हाउस के अंदर रहते हैं। होटल का मतलब है कम से कम किराया कितना होता है एक रूम का, उसमें कितने बंदे रह सकते हैं, मतलब बेड लगा है या फिर जो भी निज़ाम है, एक रूम में तकरीबन कितने बंदे रह सकते हैं और उसका रेंट कितना होता है, मतलब एक रूम का कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? इसमें ये है कि ना कैलाश के अंदर ना जो होटल हैं रंबोर में, अगर बमरैत में है ना, उसमें कम से कम 1000 से शुरू होते हैं और तकरीबन 10-15 हज़ार तक जाते हैं। ये होटल पे डिपेंड करता है कि उनके पास कौन सी बेड है या उनके पास मैट्रेस कौन से। वहाँ पे ये भी होता है कि ना अगर एक बेड वहाँ पे और आप 4 बंद हैं, तो वो ये भी आपके लिए कर सकता है कि कुछ मैट्रेस आपको दे दे, ताकि आप मैट्रेस के ज़रिए से भी अपना जो है ना मसाइल हैं जो हल कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे अगर बेड स्पेशल लेते हैं तो उस होटल की अपनी कीमत होती है। वहाँ पे इस तरह के होटल महंगे होते हैं। अगर आप कम खर्चे में जा रहे हैं तो ये बेहतर है कि आप वहाँ जाके किसी हल्के-फुल्के ऐसे होटल में रहें, वहाँ पे 700 या 1000 का आपका जो है ना रोज़ाना का खर्चा आता हो। वहाँ पे खाना आपको पैसे के ज़रिए से मिलेगा। बाकी जो आप कमरे का किराया देंगे वो उसमें शामिल नहीं होगा, खाना उसमें शामिल नहीं होगा, चाय नहीं होगा, वो अलग होगा। तो आप 1000 से तकरीबन 15,000 के करीब वहाँ पे होटल का जो रिहाइश है ना एक रात का, वो आप कर सकते हैं। तो जो खाने की वहाँ पे सूरत हाल है आम रूटीन के साथ, वो मतलब अगर बंदा सस्ते से सस्ता भी खाता है एक टाइम, तो तकरीबन कितना उसका खर्चा आ जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाता उसमें ये कि ना वो लोकल जो है वहाँ पे लोबिया का सीज़न अगर होता है या आम वहाँ पे लोबिया मिलता है, चाहे रंबोर हो चाहे बमरैत में हो, वहाँ पे लोबिया और चावल वगैरह ये मिलते हैं ना, वो कम से कम ये कि ना बंदा 200 से 400 का खाना वहाँ पे खा सकता है। है एक टाइम? हाँ, एक टाइम का। बाकी वहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने आजकल वहाँ पे लोग पका रहे हैं, कुछ लोग पेशावर से हैं, कुछ दीगर शहरों से, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे काम कर रहे हैं। मगर उनकी जो रेट है ना, वो यहाँ के निस्बत वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे सहूलत नहीं, यहाँ से वो उठा के लेके जाते हैं और वहाँ जाके वो इसकी ज़ाहिर-सी बात है वो रेट अलग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रहना है, वहाँ पे उन्होंने रिहाइश लेना है, वहाँ पे होटल रहना, सारा कुछ जो है ना मिला के आम शहरों से वहाँ पे रोटी जो है ना वो महंगी मिलेगी, खाना भी जो है ना वो महंगी मिलेगी। जी, देखा कि आपने जो है फ़तेहुल्लाह भाई की बात सुनी, इनका ताल्लुक वादिया कैलाश से है।
तो पूरी तफसील के साथ जो है ना इन्होंने वादिया कैलाश के हवाले से हमें आगाह किया। तो अभी कुछ बातें रह गई हैं, वो भी मुझे याद आ गई हैं, जहन में आ गई, तो मैं क्यों ना आपके साथ वो भी शेयर करूं। अच्छा, अगर ये भी सुना जाता है कि अगर वहाँ पे कोई बंदा कैलाश का फौत हो जाता है, मतलब मर जाता है, हाँ। उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको दफन करने का क्या तरीक़ाकार है उनका वहाँ पे, या वो क्या करते हैं? नहीं, कैलाश में अगर कोई कैलाशी बशिंदा या कैलाशी बरदरी में से कोई कैलाशा मर्द या औरत फ़ौत होता है, तो उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अगर कोई बच्चा फ़ौत होता है या बच्ची फ़ौत होता है, उसके लिए इतना बड़ा कोई रस्म व रिवायत जो है ना कैलाश मज़हब के अंदर वो नहीं होते हैं, सिंपल उसको उसी वक़्त दफ़न करते हैं। अगर कोई बालिग मर्द या औरत मर जाता है या फ़ौत हो जाता है, उसमें ये होता है कि उसके लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, जिसमें कैलाश के तीनों वादियों के लोग आते हैं, उनको खाना खिलाना होता है, उनके लिए बकरा ज़बह करते हैं, गायें ज़बह करते हैं, उनको पनीर देते हैं, उनको घी देते हैं, बहुत सारी ऐसी जो खुराक है वो इसमें शामिल है, तो उसमें बड़ा ख़र्चा आता है। तकरीबन कितना खर्चा आ जाता 2 दिन का? अगर कम से कम इसका तख़मीना लगाया तो कम से कम अगर बंदा ख़ुद ना करे, इधर-उधर से आपके रिश्तेदार या जो भी करें, उसके अलावा भी कम से कम एक बंदे का 6 लाख आता है। अगर ओवरऑल उसको हिसाब लगा लें ना, तो कम से कम 10 से 20 लाख के दरमियान ख़र्चा आता है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएँ, 20 से 25 बकरियाँ ज़बह होते हैं या 5 से 10 गायें ज़बह होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे 20 से 25 मन का जो है ना आटा का ख़र्चा आता है। उसके अलावा इसी तरह 10 या 6, 7, 8 मन तक वो है ना घी जो देसी घी होती है वो इस्तेमाल होती है। उसके अलावा वहाँ पे जो पनीर होती है वो है, उसका आप अगर हिसाब लगाएँ तो इस वक्त 1200 हज़ार के दरमियान वो किलो का मिलता है। इस तरह घी का अब अगर बात करें तो वो भी इस तरह है, उसकी रेट भी बहुत महंगी है। जिस तरह शहरों में मिलती है वो 2 किस्म के होते हैं, वहाँ पे खालिस घी होती है और खालिस पनीर होती है, तो उसकी कीमत बहुत है। तो इसमें ये है, बाकी ये कि वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए ये नहीं होता कि थोड़ा उनको आप खाना खिलाएँगे, वहाँ पे ना पेट भर के भी आप खाते हैं ना, फिर भी वहाँ पे खाना रह जाता है, ज़ाया होता है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा दिल खोल कर खर्चा किया जाता है। तो कम से कम वहाँ पे 10 से 20 लाख के दरमियान किसी भी फ़र्द का खर्चा आता है। तो उसमें ये करते हैं कि आपस में वो एक-दूसरे से ताउन उनका है, तो वो एक-दूसरे के साथ ताउन करते हैं। किसी के घर से बकरी आता है, किसी के घर से बकरा आता है, किसी के घर से गायें लेके आते हैं, इस तरह वो मैनेज करते हैं। अगर बंदा ख़ुद अपने जो है ना खर्चे पे करता है, तो कम से कम वो 10 लाख से 15 लाख का वो कर्ज़दार हो सकता है इस दौर में, क्योंकि इस दौर में बहुत सारे लोग आते हैं, उनके लिए खाना बनाना और ये कुछ करना बहुत महंगी वो ख़र्चा होगा। और इस दौरान जो कुछ होता है वो इस तरह भी होता है कि जब वहाँ पे खाना वगैरह देते हैं, उसके बाद ये होता है कि वो लोग खाना खाएँगे, उसको वहाँ पे जो प्रोटोकॉल मिलने हैं ना कैलाश मसहब के अंदर या कैलाश की जो रस्म व रिवायात है उसके अंदर ये है कि उसको वहाँ पे ढोल की थाप पर वहाँ पे डांस होगी, उसके औसाफ गाए जाएँगे, उस मर्द ने या उस औरत ने क्या कुछ किया है, उसके हवाले से वहाँ पे उनके औसाफ बयान किए जाते हैं। उसके अलावा उसके बाप-दादों ने जो कुछ किए हैं वो किए जाएगा। उसके लिए वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो है ना वहाँ पे ख़वातीन भी अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करेंगे, मर्द भी करेंगे। उसके बाद उसको लेके जाएँगे कब्रिस्तान में, जहाँ पे उसका आबाई कब्रिस्तान है, वहाँ पे दफ़नाएँगे। उस दौरान फायरिंग वगैरह भी होती है और इस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अगर बता दें भी ना तो वो कम पड़ जाएँगे। उसके लिए हमने मुकम्मल तौर पर उसके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाना होगा। उसकी जो सारी तफ़सील है ना वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अगर हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उसमें वो शामिल करते हैं, उसकी मुकम्मल वीडियो बनाते हैं, तब हमारे जो नाज़रीन हैं उनको समझ आ जाएगा कि वहाँ पे क्या कुछ होता है। जो मोटे-मोटे चीज़ हैं वो तो मैंने बयान कर दिए। तो जो शादी के हवाले से आप बात कर रहे थे कि अगर शादी वहाँ पे होती है, जिस तरह आपने कहा कि शादी होती है, वो तो आपने तरीक़ाकार पहले हमारे हमारे नाज़रीन को बता दिया है। तो इसके अलावा शादी के फंक्शन में तकरीबन कितना खर्चा आता है? शादी में ये होता है ना कि कैलाश के अंदर जो शादियाँ होती हैं उसमें अगर पसंद से बंदा करता है या वो अरेंज मैरिज करता है या बाद में वहाँ पे कैलाश में अगर मैं बात करूँ ना 3 अक़साम की शादियाँ होती हैं। एक ये होता है कि लड़का और लड़की पसंद से शादी करते हैं, ठीक है? उसका भी ये तरीक़ाकार है कि वो घर लेके जाएँगे, उसके बाद उनके लड़की की तरफ से लोग आएँगे, इस तरह वो प्रोग्राम आगे तरतीब है उसका। उसके अलावा यहाँ पे एक और तरीक़ा ये भी है कि अगर आप और या आपके घर वाले ने फ़ैसला किया है कि यार इसकी उम्र अगर कम भी है तो ये बाद में ना इनकी शादी कराते हैं, दोनों तरफ से ये अगर रज़ामंदी होती है तो वो लड़के और लड़कियाँ जो होते हैं उनकी पहले से ये तय होता है कि इनकी शादी होनी है।
एक तो ये और उसके अलावा कैलाश में ये भी अख्तियार है कि अगर कोई लड़की किसी मर्द के साथ मज़ीद रहना ना चाहे तो वो दूसरी भी शादी कर सकती है। उस सूरत में बंदे का ख़र्चा ज़्यादा आता है। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि शादी का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह है, उसमें ख़र्चा जो है ना वो किस तरह आता है। जब एक बंदा शादी करता है तो उसको ले आने के बाद ना उसके घर में कम से कम 3 से 7 दिन तक ना लोग आते हैं, उनको खाना देना पड़ता है, ठीक है। ये लड़की के घर पे आएंगे या लड़के के घर पे? लड़के के। तो उसके बाद ये होगा कि वहाँ पे जो आ रहे हैं ना उनको खाना देना पड़ेगा। उसके बाद लड़की की तरफ से ना उनके रिश्तेदार आ जाएँगे, या भाई हो गया या बाप हो गया या मामू हो गया, जो भी हैं, या उनके कौमियत के कोई लोग आएँगे। उनके लिए फिर लड़के को ना 3 से 4 बकरे ज़बह करना पड़ेगा। उसके अलावा उनके लिए ये जो आप क्या कहते हैं, देगची या कुछ इस तरह कहते हैं, उसकी तरह एक टाइप का वो बड़े चीज़। बड़े देग आएंगे, उनमें हाँ, पकेगा। नहीं पाकेगा नहीं, वो देंगे। उसके अलावा उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। उनके लिए हर एक के लिए ना पैसे लड़का लड़की वालों को देगा या लड़की वाले लड़के को देंगे? नहीं, उसमें ये है कि ना लड़के वाले जो है ना वो जो उनके पास आ रहे हैं पूछने के लिए कि आपने ज़बरदस्ती से लेके आए या खुशी से लेके आए। मतलब उसके लड़के बाद के ससुराल वाले आ रहे हाँ, हैं। उसके बाद ये होगा कि ना अगर उनके दरमियान तय पाता है कि यार ये शादी हो गई, उसमें कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं है, तो उस वक़्त वो ये करेंगे कि उनके लिए 3 से 4 बकरे ज़बह करेंगे। और एक तो उनके लिए वहाँ पे खाने का इंतज़ाम होगा, बाकी जो बकरे बचेंगे उनको उनके ताइफ़ के साथ ना उनको वापस अब उनके घर भेजेंगे। उसमें ये होगा कि गोश्त भी उनको दिया जाएगा, गोश्त से बने जो है ना चीज़ें वो भी दिया जाएगा। उसमें ये हलीम टाइप का एक चीज़ होता है, वो शायद मुझे याद नहीं आ रहा, वो उनको दिया जाता है। उसके अलावा उनको पैसे दिए जाते हैं, जितना उस बंदे की बस की बात हो ना उस हिसाब से वो पैसे देंगे। तो उस वक़्त या तो 3 लोग आएँगे या 4 लोग आ जाएँगे। कहीं पे ये होता है कि 10 के करीब भी लोग आते हैं। पैसे तकरीबन कितने देंगे वो लड़के वाले लड़की वाले? लड़के वाले इस तरह हैं कि ना वो अपने बस के मुताबिक जितना उनका वो बस चलता है उसी के मुताबिक वो पैसे देंगे। चाहे 4,000 फ़ी मर्द हो, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, तो वो एक फ़र्द के लिए वो मिनिमम कम से कम वो 4,000 तो देंगे। मतलब ये रस्म है वहाँ की। हाँ, हाँ। मतलब 4-5 हज़ार या 3 4-5 6 हाँ, हज़ार इतना हाँ, ही है, इसके आगे पीछे लगभग जो है ना, हाँ, वो लड़की के वाले की तरफ से जो ससुराल वाले मतलब लड़की के जो मेके हाँ, लोग हैं वो आएँगे, 3-4 बंदे आएँगे। उनको वो गिफ्ट के तौर पे बकरे का गोश्त और वो हलीम जो टाइप आप कह रहे हैं को खाना होता है, हाँ। या ये पैसे उसको दे के वापस रवाना करने हाँ, हैं। वो होता है ना। उसके बाद ये होता है कि ना उस लड़की ने ना वहाँ पे अपने जो है ना ससुराल में रहना है, लड़के के घर में रहना है। उसके बाद उनके अब्बू की तरफ से पैगाम आता है कि अरे जो मेरी बेटी है ना उसको मेरे घर लेके आए। तो उसमें ये होगा कि जो लड़का है ना उसकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गए, बंदूकें होंगे, इस तरह बहुत सारे वहाँ के मुकामी की चीज़ें हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो लेके ना वो जाएँगे अपने वो क्या नाम है ससुराल वालों के पास। लड़की को लेके जाएँगे, सारे उनके जो कौमियत के लोग हैं वो भी शामिल हो जाएँगे। उस दौरान फिर ये जो लड़का होता है ना वो उस वक़्त ज़्यादा पैसे देगा। मतलब उससे पहले वो कम देगा, उसके बाद जो पैसे देगा ना, एक तो ज़्यादा देगा और उसके अलावा ये कि सिर्फ़ उसके अब्बू या भाई को देगा, दूसरों को नहीं देगा। उसके अलावा जो रिश्तेदार होते हैं पैसे उनको कम, तकरीबन कितने देगा? तकरीबन एक कम से आइडिया? कम ये 20 से कोई अगर बंदा कमज़ोर हो ना तो 20,000 उनके वालिद को देंगे, बाकी भाई को देंगे, अम्मी को देंगे, रिश्तेदार को कम से कम ये 50 से 60,000 तो कम से खर्चा कम। आ ही जाएगा। हाँ, उसके अलावा ये है कि ना उनके लिए बिस्किट वग़ैरह लेना, उनके लिए ख़ुसूसी रोटी तैयार करके वो लेके जाते हैं, वो है। उस वक़्त फिर अब्बू की तरफ से ये होगा कि ना जो गाँव के लोग हैं उनको खाना देगा। पनीर के साथ वो खाना खिलाएगा सारे गाँव को, क्योंकि उनकी बेटी की अपने घर में आमद हुई है ना। उसके बाद फिर ये होता है कि उस बेटी को ना अब्बू अपने पास रखते हैं तकरीबन वो लड़के की मर्ज़ी के मुताबिक, जो दामाद चाहे उसी के मुताबिक। जब दामाद कहे कि यार मेरी जो बीवी है ना उसको लेकर वापस मेरे घर आएँ, उस वक़्त जो लड़की के अब्बू है ना वो कुछ जीएस टाइप का वो सामान इकट्ठा करेंगे उसमें, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें या उनके अब्बू के जो इख्तियारात में या वो उसकी बस में हैं, उसी हिसाब से वो ये चीज़ें इकट्ठा करेंगे। उसमें बिस्तरे हो गए, बर्तन हो गए, ये जो भी जीएस देते हैं जिस तरह दूसरे जगहों पे वो बराबर करने के बाद ना वो उसको भेजेंगे दामाद के घर, है ना? तो उस वक़्त भी वो 3 से 4 बंदों को अपने बेटी के साथ भेजेंगे, ठीक है? और बेचने के बाद ना ये जो है वो वहाँ पे जाएँगे, फिर उनके लिए बकरा ज़बह किया जाएगा, फिर उनको ये गोश्त वग़ैरह खिलाएँगे, खाना खिलाएँगे, फिर कुछ पैसे देंगे, इस तरह वो भेजेंगे। उसके बाद कोई इस तरह के रसूमात या कोई इस तरह के कोई फ़ंक्शन्स नहीं होंगे, उस हद तक नहीं होंगे जब तक उसकी उस लड़की का या उस लड़के का कोई औलाद पैदा ना हो। जब उनकी औलाद पैदा होती है उस वक़्त फिर ये होता है कि जो लड़की होती है ना वो अपने माँ-बाप के पास जाते हैं। उस वक़्त या तो वो
गायें देते हैं, या जीएस के तौर पर कोई बिस्तर बर्तन वगैरह देते हैं, या वो बकरे देते हैं। पहले तो ये होता था कि बकरे भी देते थे, गायें भी साथ में देते थे और बर्तन वगैरह भी देते थे। अब ये कि लोगों के पास बकरियाँ नहीं होती, इसलिए वो नहीं देते। तो अगर वो बकरियाँ और ये सारी चीज़ें देते हैं ना, फिर भी उनके साथ 1-2 बंदे फिर जाएँगे दामाद के पास, फिर भी ये गोश्त और ये सारा कुछ पैसे वगैरह वो। मतलब वहाँ पे अगर कोई फौत होता है तो वो भी ख़ानदान वालों को बहुत महंगा पड़ता है ना, हाँ, हाँ। वो खर्चा जो उसका ऊपर होता है। हाँ, अगर कोई शादी होती है तो तब भी खर्चा ज़्यादा बहुत हो। ज़्यादा होता है। तो ये सारा पैसा, हाँ, हाँ। ये भी एक सवालिया निशान है ना कि वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, ख़ासकर पंजाब में कारोबारी मामलात हैं या रोज़गार है, इस तरह वहाँ पे कोई रोज़गार या ये पैसा आमदन ये कहाँ से आता है? ये उसके अलावा ना मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपने बताया कि शादी और फौतगी पे खर्चा आता है, उसके साथ ये जब ना इनकी बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त भी बहुत खर्चा होता है। गांव के लोगों को खाना खिलाना होता है, ठीक है, पनीर के साथ ना, वो भी महंगी है। उसके अलावा ना ये बच्चे की पैदाइश के बाद ना कुछ 10-15 दिन बाद ना उस लड़की की तरफ से उनके रिश्तेदार आएंगे ना, अपने औलाद के हवाले से वो मुबारकबादी के लिए आएंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो ना। उसमें भी ये होता है कि ना वो जब उनके लड़की की तरफ से जो उनके रिश्तेदार आते हैं ना, उसमें भी यही होता है कि उनको खाना खिलाना, उनके लिए बकरा ज़बह करना या गाय ज़बह करना या बैल ज़बह करना, वो भी इसमें शामिल है। उसके अलावा जहाँ तक ये रोज़गार की बात है, तो वहाँ पे रोज़गार की कोई सहूलत नहीं है। आजकल तो लोग वहाँ पे जो है ना वो सरकारी मुलाज़मत ज़्यादातर कर रहे हैं। पहले वहाँ पे ये होता था कि माल मवेशी के ज़रिए से कुछ कमाते थे, मेहनत मज़दूरी करते थे। ज़मीनें वहाँ पे इतनी नहीं है कि वहाँ से वो पैसे इकट्ठा कर सकें। वो जो ज़मीनें हैं, उनके जो पैसे बनते हैं या उनकी जो आमदनी होता है, वो घर में ही खर्च होता है, चाहे मतलब वहाँ। जो भी फसल लगाते हैं, उनकी तैयार हाँ। होती है, वो अपनी खुराक के लिए घर पे जमा हाँ, वो घर में बन ही जाते वो हैं। करते हैं, तो उसमें कोई ख़ास रोज़गार का कोई निज़ाम नहीं था। आजकल तो वहाँ पे ये है कि तकरीबन 80% लोग जो है ना वो सरकारी मुलाज़मत कर रहे हैं, और कुछ लोग ये हैं कि प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सूरत-ए-हाल है। पहले ये था कि वहाँ पे अगर किसी के पास माल मवेशी हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो फिर मसला बन जाता था, इधर-उधर से उतार फिर उसको पूरा करना, ये काफ़ी मुश्किल काम है। यही वजह है कि वहाँ के लोग अभी तक पसमानदा है और गरीब है। वहाँ पे कोई इस तरह बड़ी कोई रोज़गार की कोई मौक़े नहीं है, तो वहाँ के लोग अभी भी पसमानदा है। ये यहाँ पे ये भी सुनने में आता है अक्सर सोशल मीडिया पे जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि बोला है कि दुकानदारी अपने यूट्यूब के चमकाने के लिए ना वो बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जिनको वहाँ पे उन्होंने जाकर स्टडी नहीं किया होता हाँ, है ना। हाँ। देखिए ना, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं पहले वहाँ पे गया, हाँ, 5 हाँ। दिन के लिए मैं वहाँ पे गया। मैंने सारा डोर टू डोर देखा। देखने के बाद मुझे जितना जो कुछ मैं सुना था या देखा था, उसमें से कोई हाफ़ से हाफ़ भी परसेंट मुझे नज़र नहीं आया ना, मतलब 100 में से 25% भी वो नज़र नहीं आया, ठीक है। तो ये भी सुनने में आता है कि वहाँ में फंडिंग जो है वो यूरोप, मतलब है यूनान या बाहर यूरोप कंट्री से फंडिंग भी दी जाती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका फ़ंड लग जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें किसी हद तक मैंने रिसर्च किया हुआ था, तो उस वक़्त जब मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये होता है ना कि अंग्रेज़ लोग बहुत आते हैं, ठीक है? अंग्रेज़ लोगों के बच्चे वग़ैरह नहीं होते, तो कभी-कभार ये होता है कि यार कोई लड़का उनको पसंद आए या कोई लड़की आ जाए, तो वो कहते थे कि यार हम इसकी पढ़ाई का सारा ज़िम्मा लेते हैं, मगर ये हकीकत नहीं है कि कोई ज़िंदगी भर उनके लिए फंडिंग कर सके। जहाँ तक दूसरे फंडिंग की बात है, वहाँ पे एनजीओज़ के ज़रिए से किया जाता है। अगर वहाँ पे कोई रास्ते ठीक नहीं हो, वहाँ पे नहर ठीक नहीं हो, किसी को कोई और मसला हो, कोई इज्तिमाई मसला हो, तो वहाँ पे फंडिंग किया जाता है। उसमें आपने शायद सुने होंगे कि नहीं, कि वहाँ पे बशलेनी भी है, जहाँ पे ख़वातीन रहते हैं ना, उनकी सहूलत के लिए भी फंडिंग वगैरह होती है। वो ये नहीं होती कि डायरेक्ट किसी बंदे के जेब में आ जाए, वो इस तरह होती है कि किसी एनजीओज़ के ज़रिए से करते हैं, ठीक है? या सरकार के ज़रिए से करते हैं। वहाँ पे कोई ख़ास ऐसा कोई फंडिंग की सहूलत नहीं है कि ख़ास एक बंदे को मिलता रहे और उनके पैसे जो है ना बढ़ते जाए, इस तरह नहीं है। बाकी ये है कि कुछ हद तक पहले इस तरह होता था कि कोई अंग्रेज़ आता था और ये कहता था कि यार इसने अगर पढ़ाई करनी है या उसके अखराजात जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो मैं कर देता हूँ, या 1-2 दफ़ा वो करते हैं या 1 महीने के लिए करते हैं, इस तरह है। बाकी कोई ख़ास फंडिंग मुस्तकिली तौर पर वहाँ पे नहीं है। तो पढ़ाई में मैंने देखा ना वहाँ पे कि एक तो फेस्टिवल के दिन थी, शायद वहाँ पे सरकारी छुट्टियाँ थी, हाँ, हाँ। लेकिन मैंने तकरीबन हर बच्चा जो 5 या 6 साल से लेकर बड़ी उम्र यानी कि 25, 20, 15 साल का भी था, मैंने स्टूडेंट देखा। हाँ, हाँ। किसी से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मैं 2 का स्टूडेंट हूँ, बच्चे ने बोला। कोई कहता है कि मैं 1 का स्टूडेंट हूँ। तो इसी तरह किसी ने बोला कि मैं 7 या 8 या 9, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल तक मेरी वहाँ पे बात हुई।
तो मेरी जो बात हुई, तो मैं जिस भी फैमिली से मिलता था वो बड़े अच्छे अखलाक के साथ मेरे साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, हालांकि ख़वातीन होते थे। लेकिन अगर मैं वहाँ पे कहता था कि आप मेरे साथ वीडियो या सेल्फ़ी बनाएं, तो वो लोग कहते थे कि सॉरी, नहीं बना सकते। तो वैसे उनके मिजाज जो मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। नहीं, तालीम की वहाँ पे आजकल जो तनस्सुब है ना वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि ना वहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो मुलाज़िमत जो सरकारी मुलाज़िमत मिलते हैं ना वो उस बंदे को मिलते हैं जिसके पास तालीम हो या वो कोई लायक बंदा हो। तो वहाँ पे तालीम की जो रेशो है ना अब बढ़ रही है। सारे जो लोग हैं वहाँ के जो वालिदैन हैं वो ये चाहते हैं कि यार हमारा जो बच्चा है, जो बच्ची है, वो कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ सके। तो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाने के लिए जहाँ तक रोज़गार की बात है वो भी नहीं है। तो इधर-उधर से वो उधार लेते हैं या कोई ना कोई ख़ास बंदोबस्त करते हैं या बकरे बेचते हैं या गायें बेचते हैं या कोई इस तरह भी होता है कि कुछ लोग ज़मीनें भी बेचते हैं या कोई उधार लेके अपना मामला करते हैं। तो वहाँ पे आजकल ये भी सहूलत है कि ना वहाँ पे अगर कोई क्लाशी अच्छी तालीम हासिल करे तो उसके लिए ये भी मौके हैं कि वो कोटे बेस पर वहाँ पे आसानी से मुलाज़मत ले सकता है। अब पहले वहाँ पे ये सहूलत नहीं था। अब ये कि वहाँ का एक एमपीए हैं कैलाश वैली का, वो इस इलाके का बेटा है, तो उसने वहाँ पे कोटे का जो परसेंटेज है ना उसको बढ़ा दी है। उसके बाद वहाँ से लोग आप अगर देखें तो लेक्चरार भी बन रहे हैं, बड़े-बड़े ओहदों पे जा रहे हैं, 17 स्किल पे वो मुलाज़मतें ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ना आजकल कोटे की बुनियाद पर उनको मुलाज़मत दिया जाता है। तो फिर ये कि वहाँ के लोग ये समझते हैं कि कम से कम ना एक बच्चा या जो एक बच्ची है ना वो यूनिवर्सिटी तक पढ़े। तो यही वजह है कि वहाँ पे तालीम की जो अहमियत है वो अपनी जगह पर मौजूद है और लोग वहाँ पे तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। जी नाज़रीन, फ़तेहुल्लाह की बात आपने सुनी, यकीनन आपको पूरी तफ़सील के साथ उन्होंने समझाया। मुझे भी समझ आई, कुछ पहले आई हुई थी, लेकिन आज फ़तेहुल्लाह से मिलके जो है ना बहुत खुशी हुई मुझे। मैं फ़तेहुल्लाह का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे टाइम दिया, मेरे चैनल के लिए मुझे टाइम दिया। तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें जो हैं कैलाश वैली के हवाले से पूरी तफ़सील और डिटेल के साथ हमें बताई। तो आप सबसे अब लास्ट पे यही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसको, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।